नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने विरोध की अपील की थी। मुस्लिम समुदाय को अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कहा था। इस अपील पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय से पूछा है कि काली पट्टी बांधकर दुआएं कबूल होंगी कि नहीं। भाजपा ने सलाह भी दी थी कि ईद के मौके पर खुश रहना चाहिए, ईद मीठी है, मीठा खाओ, मीठा बोलो। भाजपा ने कहा कि वक्फ की ज़मीन पर मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों का कब्जा कर रखा है, इससे गरीब मुस्लिमों को कोई फ़ायदा नहीं होता। सरकार वक्फ की ज़मीन से गरीब मुस्लिम समाज का भला करेगी। देश में मुसलमानों पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। किसी मुसलमान का मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। मुस्लिम नमाज, मस्जिद, रोज़ा हमेशा रखेंगे। 2-4 परिवार कथित मुस्लिम लीडर मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी कर पेट भरते हैं। उधर कांग्रेस ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर यह सांकेतिक विरोध है। आइए इस पर चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं कि कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के जितने इदारे हैं, जितने संगठन हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनका संरक्षण करने का काम करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए हैं मोदी सरकार ने, जो विवादास्पद हैं, जो भेदभाव से भरे हैं, उसके खिलाफ आह्वान किया सांकेतिक प्रदर्शन करने का। इसमें न किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप है, अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी भी पार्टी से जुड़े लोग हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बोर्ड के समर्थन में, संरक्षण में और वक्फ बिल के जो भेदभाव भरा बिल है उसके विरोध में अपना सांकेतिक प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ईद के मौके पर उन्हें खुश और आनंद रहना चाहिए, और ये तो शायद मीठी ईद है, तो मीठा खाओ, मीठा बोलो और मीठा दूसरों के भविष्य के बारे में सोचो। अकेले 2-4-10 परिवार वक्फ की प्रॉपर्टी से पले उससे काम नहीं चलेगा। जो करोड़ों मुसलमान हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो पंचर की दुकान पर बैठ रहे हैं, जो हाथ ठेला चला रहे हैं, जो कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं, जिनके पास शिक्षा का साधन नहीं है, जिनके पास इलाज का साधन नहीं है, जिनके पास रहने के मकान नहीं है, अगर मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं कि उनका भी उद्धार हो, और करोड़ों जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्फ की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाए, दुकान बनाए जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाए, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं, तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर है या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। सुना आपने, देश भर में जो हालात हो रहे हैं उसमें बिल पर सियासत, काली पट्टी में इबादत, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इसमें चर्चा करने के लिए जो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वाणी जी। इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अमित तावड़े जी हैं। आपका बहुत बहुत अमित जी स्वागत है। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ मुजाहिद सिद्दीकी जी जुड़े हैं। सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ये जो संपत्ति है, जो करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है, जो पसमानदा गरीब परिवार के मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसमें अस्पताल खुलें, स्कूल खुलें और इन शिक्षा दी जाए, उसका अच्छा उपयोग हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी उनके एक नेता को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि कुछ चुनिंदा लोगों का इस पर कब्जा है वक्फ की संपत्तियों पर, उसको यदि देश के सभी करोड़ों हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में उनके उपयोग के लिए किया जाए तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, निश्चित तौर पे जो बात अभी रामेश्वर शर्मा जी हमारे विधायक हैं भोपाल के, जो उनने बात रखी, और अब्बास हफीज साहब ने जो बात रखी, और जहां भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है, नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की जो संपत्ति है, वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को कहीं ना कहीं गरीबों के हित के लिए और गरीबों के उसके लिए कहीं ना कहीं उसको यूज किया जाए। मैं इस जो पहल है इसकी बहुत मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में और कहीं ना कहीं ये एक शंका के दायरे में आती है। एक तरफ मोदी जी 32 लाख किट ईद के मौके बांटते हैं, और एक तरफ वहां पर आप देखते हैं कि 10 मिनट की जो ईद की नमाज होती है उसके ऊपर प्रतिबंधित कार्रवाई की जाती है। एक तरफ आप महू के अंदर घटना देखते हैं,
एक तरफ आप पूरे देश के अंदर जो मुस्लिमों के प्रति जो भावनाएं देखी जा रही हैं और जो बीजेपी के नेता जो दर पे दर बयान देते जाते हैं, ये कहां पे जाके रुकेगा और कहां पे जाके खत्म होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा। और रही बात वक्फ की बात, देखिए वक्फ की संपत्ति जो होती है, ये वक्फ की संपत्ति ना तो ये मेरी है ना ये तेरी है, ये एक हमारे जो मुस्लिम समाज में जो हमारे गरीब तबका रहता है, हमारे खानकाहें होती हैं, हमारी मस्जिद होती हैं, हमारी दरगाहें होती हैं, हमारे जो ये सिर्फ इस प्रकार के जो सेंटर होते हैं मुस्लिम समाज के, ये उनकी संपत्ति होती है। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बात रखी है, ये बात कहीं ना कहीं हमें शक के दायरे में आती है। इनकी निगाहें हमारी संपत्ति के ऊपर हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी रिलायंस के माध्यम से हो, चाहे हमारे अडानी के माध्यम से हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति के माध्यम से हो। ये बात में मुझे आज कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में दिख रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास सिद्दीकी जी लौटूंगा। हमारे साथ अमित तावड़े जी हैं। अमित जी, क्या आपने देखा है बहुत सारे संपत्तियां जो वक्फ की संपत्तियां हैं, अगर उन जमीनों पर अस्पताल बने और गरीब मुस्लिम भाइयों को अस्पताल में इलाज मिले, वो जो उनका किराया आता है उससे गरीब मुस्लिम परिवारों को शिक्षा दी जाए, जो अशिक्षा की वजह से रोजगार की उसमें नहीं आ पाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये गलत है? तो मुझे तो आता नहीं था करना। देखिए शिशिर भाई, बात दरअसल ये है कि 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये देश की एक पहली ऐसी सरकार है कि जनता जो चीज मांगती है और जनता जो चीज चाहती है, और ये पार्टी जो वादे करके सरकार में आती है, वो वादे तो ये लोग पूरे करते नहीं है। 15-15 लाख किसी को दिए नहीं, काला धन अभी तक आया नहीं, बेरोजगारी खत्म हुई नहीं, 35 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ नहीं। लेकिन चीज किसानों ने नहीं मांगी, किसान भूमि अधिग्रहण बिल ये लोग लेकर आ गए। तो जो चीज जनता नहीं चाहती है उसको जबरन तानाशाही तरीके से थोपना इस सरकार की आदत बन गई है। इस सरकार को और इस सरकार के लोगों को ये सोचना चाहिए। अभी मैं भोपाल के विधायक है हमारे, उनकी बात सुन रहा था, वो बड़ी मुझे हंसी भी आ रही थी इस बात की कि वो ये बोल रहे थे कि मीठा बोलो, जबकि वो सबसे ज्यादा उनके बोल किस तरीके से विवाद पैदा करते हैं ये आप सब हम लोग जानते हैं। बात दरअसल ये है, सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि ना अल्पसंख्यक वर्ग को इस सरकार के ऊपर भरोसा है। मैं दलित कम्युनिटी से आता हूं, दलित वर्ग भी एक शंका के उसमें सरकार को देखता है कहीं हमारे अधिकारों को तो नहीं छीन लिया जाएगा। अभी मैं आपको बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार एक लैंड पूलिंग एक्ट बिल लाने जा रही है, जिसमें वहां के लोगों ने विरोध कर दिया है। आप इनके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक है चिंतामणि मालवीय जी, उन्होंने सदन में सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री जी से बात करी कि आप जो है कुंभ के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण करते हो। पहले जो है वो 6-6 महीने के लिए लिया जाता था अस्थायी तौर पर, अब आप स्थायी तौर पर किसानों की जमीन लेना चाहते हो। कुंभ तो त्याग और बलिदान का होता है ना, आप उस पर बड़े बड़े सीमेंट के वो बनाकर और अपने कारोबारी मित्रों को जमीनें सौंपना चाहते हो। तो ये जो बात है सिर्फ इस बात की नहीं है कि मुस्लिम भाई ने हमारे जो आज विरोध प्रदर्शन किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए किसान लोग भी 1-1 साल तक बैठे रहे, वहां बैठे रहे जहां से प्रधानमंत्री निवास की दूरी 2 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े फिल्मी सितारों को चोट लग जाए तो उसको लेकर तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते थे, अंबानी जी की शादी में पहुंच जाते थे। लेकिन 2 किलोमीटर दूर किसान बैठे थे जहां पे 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, उन किसानों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं था। दलितों के साथ किस तरीके से बिल आया था, हमारे मध्य प्रदेश में भी 2 दलितों की जिसमें जान चली गई थी हमारे आंदोलन में। ये एक ऐसी सरकार है, इस सरकार के ऊपर किसी भी वर्ग को भरोसा नहीं है, बेरोजगारों को भरोसा नहीं है। हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएंगी। अब कल एक बहुत अजीब सा एक वो है, मैं न्यूज चैनल देख रहा था कि अब तो इनकम टैक्स में ये लोग ये बिल भी ला रहे हैं कि आपको आपकी लोकेशन की सारी जानकारी, आप किससे मिल रहे हैं, गाड़ी कहाँ पार्क कर रहे हैं, ये सब सारी चीजों की अनुमति देना होगी अब आपको। और आप तो हमारा पत्रकार वर्ग भी, अभी परसों भोपाल की घटना है कि आपके पत्रकार साथी को एक जबरन उठाकर ले गए, आप लोगों ने भी विरोध करा, तो इसमें गलत बात क्या है यदि कोई काली पट्टी बांधकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। मुझे लगता है ये वही मुस्लिम कौम है। अभी कुछ दिन पहले भगत सिंह जी का हम 23 तारीख को मना रहे थे। भगत सिंह जी को मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि भगत सिंह जी को जब फांसी देने की बात आई थी तो उस टाइम एक मुस्लिम जज थे सैयद हागा साहब,
उन आगा साहब ने कहा कि मैं ये सजा नहीं सुनाऊंगा, उसके बदले भले ही मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इस्तीफा दिया और उसके बाद शादीलाल नाम के एक जज ने ये फांसी सुनाई थी। तो ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जान न्यौछावर करी है। तो यदि वो लोग अपने हक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए, मैं अमित जी आपके पास आऊंगा जी, मैं अभी लौटूंगा आपके पास। मैं भाजपा की प्रवक्ता डॉक्टर बीणा आहलूवालिया जी हैं। आहलूवालिया जी, आपने अभी सुना, हमारे मुस्लिम स्कॉलर जी को भी सुना और आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना। क्यों आपकी नीयत पर शक होता है, क्यों शंका करते हैं ये लोग? सबसे पहले तो शिशिर जी सबको नमस्कार करूंगी, दर्शकों को भी नमस्कार करूंगी। और मैं वाणी हूँ जी। ओके डॉक्टर वाणी जी, सॉरी। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट हमको समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस प्रवक्ता बहुत विद्वान है, परंतु जिस कांग्रेस दल ने धर्म के आधार पर इस भूमि के टुकड़े के 2 हिस्से किए थे, आज वो तुष्टीकरण के जनक और संरक्षक, जहां तुष्टीकरण के आधार पर अपने वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करके सबको सम्मान अधिकार देने में लगी हुई है। क्या ये अधिकार वहां नहीं दिखते जब जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है वहां सबको बराबर से योजनाएं बांटी जाती हैं? क्या ये संतुष्टीकरण की राजनीति की पहल वहां नहीं दिखती है जहां पर हम सबको न्याय बराबर के तर्ज पे देते हैं? आपको शाहबानो का केस याद होगा, आपको याद होगा राजीव गांधी ने कैसे सदन में उस पूरे केस की तो परथच्चियां उड़ा दी थी और किस आधार पर? हम ये भी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं कि देश के वंचित, देश के पिछड़े, महिला, किसान, युवा जो भी हैं, उनको सबको बराबर के अधिकार देते हुए मुस्लिम वर्ग को भी उनकी महिलाओं को अधिकार दिया है। ट्रिपल तलाक से उनको जो भी उनको आजादी मिली है। देखिए, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का आधार है ये बहुत शर्मनाक है और कुछ राजनीतिक दल इसके आधार पर अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। दक्षिण भारत में भी देख चुके हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस के सहयोगी उन्होंने क्या पहल की है उनके बजट सेशन में भी। तो जब कांग्रेस प्रवक्ता ऐसा उल्लेख करते हैं तो मुझे हंसी भी आती है और मुझे लगता है कि ये जो इतिहास की किताबों का वर्णन करते हैं, मेरे को लगता है कहीं किसी कांग्रेसी की ही लिखी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो इतिहास का वर्णन करते हुए जिन बुनियादी मुद्दों पर बात करने से भाग जाती है वो झूठ का आधार लेती है, और झूठ परोसने में तो ये इनको मेडल मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण के आधार पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का जहां प्रबल तरीके से उपयोग किया है, वहां पर धीरे धीरे सत्ता इनके हाथ से निकली है। क्योंकि आम जनता जानती है, आम जनता आंकलन करती है, वोट तब देती है जब वो संतुष्ट हो। और इसके लिए भी कोई स्पष्टीकरण देने की बात नहीं है कि कांग्रेस अपना खाता भी दिल्ली में नहीं खोल पाई। तो ये जिस आधार पे, जिस मूलभूत फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ये अपने वक्तव्य देते हैं, उससे साफ और स्पष्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी सबके लिए, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए आधार बनाकर चलती है। तो डॉक्टर वाणी, एक सवाल मैं अमित तावड़े जी नहीं पूछ पाएंगे या मुस्लिम स्कॉलर नहीं पूछ पाएंगे, मैं पूछता हूं दर्शकों की तरफ से कि क्या आपको लगता है कि यदि आज ईद का मौका है, ईदी के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने 32 लाख लोगों को अगर ये ईदी के पैकेट भिजवाए हैं, यही काम अगर अखिलेश यादव करते या राहुल गांधी करते तो आप कहते तुष्टीकरण है, ये वोट खरीदा जा रहा है, और आप करें तो जनता की भलाई के लिए। ऐसा क्यों? उसका मैंने अभी आपको कहा कि जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी सबको बराबर से लाभ की योजना, ये जो योजना है मतलब आप बराबर से कर रहे हैं, और अखिलेश यादव अगर बोले या राहुल गांधी बोले तो वो तुष्टीकरण हो गया। मैं उसी के ऊपर आपको बात कर रही हूँ जी। तुष्टीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां जहां इनकी सरकारें हैं, उसके बजट का एलोकेशन आप देखिए ना, कैसे किस दिशा में दिया जाता है। वहां क्या बजट एलोकेशन बराबर से होता है? क्या इक्वालिटी बेस्ड होता है? आप देख लीजिए अभी दक्षिण भारत में कैसे हुआ है। तो अगर आप उसका आधार लें तो वो स्पष्ट है, तुष्टीकरण का ही तो आधार है। क्या चाहे लगता है वो आपको कि
ये चाहे वो 32 लाख पैसों का 32 आवंटन लाख हो, बांटने तो से आपको अगर- बिहार में फायदा मिल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है देश की जनता ने, जी हमको स्वीकारा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जी। दिल्ली, राजस्थान, जी उत्तर में भी आप जानते हैं क्या परिणाम हुआ है। जी देश की जनता देख चुकी है 70 साल में क्या हर्ष हुआ है जी जब कांग्रेस शासित प्रदेश थे। आप देख चुके हैं 370 का जो आर्टिकल हमने रिवोक किया कश्मीर में जनता की क्या हालत थी। आप देख लीजिए परिवर्तन वहां पे। तो चाहे वो बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, जनता को लाभ पहुंचाना, देश की धरती पर विकास के कार्यों को प्रबलता से आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये हमारा मकसद है। और साथ में हमें बाहर और अंदर की सुरक्षा भी वैसी चार चौबस करनी है। तो बिहार इलेक्शन, यूपी इलेक्शन हो, देश की जनता ने हमको एक मूल सूत्र देकर स्वीकारा है। तो किसी वर्ग विशेष वाणी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि शायद आपकी जानकारी में होगा कि बिहार में पिछले चुनाव में आपको स्वीकार नहीं किया था। नीतीश और लालू की सरकार बनाई थी और आपके खिलाफ नीतीश लड़े थे, वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया था। बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि आप उन्हीं नीतीश के साथ सरकार में हैं, तो पब्लिक ने वहां एक्सेप्ट नहीं किया था। देखिए, जब राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुकूल आगे बढ़ते हैं और वो स्वीकारते हैं कि उन्हें अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना है, तो ऐसे ही नीतीश कुमार को ये लगा होगा उनके राजनीतिक दल को कि देश और प्रदेश के विकास के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की विकासधारा के साथ जुड़ना है, समरसता के रस को आगे बढ़ाना है। ये समरसता जब बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि अगर नीतीश जीते तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे, उस समय ये समरसता नहीं नजर आई थी। अब उन्हीं के साथ सरकार बन जाती है तब समरसता हो जाती है। या मध्य प्रदेश में जिनको आपने खूब लानत मनानत की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, कि उनके साथ उनके ऊपर बहुत आरोप लगते थे, वो साथ में सरकार में है। तो क्या सत्ता के लिए होता है ये सब? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अनुभवी और एक वरिष्ठ नेता है और मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर बेस्ड पार्टी है, ये मोदी जी से प्रभावित होके एक हृदय परिवर्तन हुआ है, विचार परिवर्तन हुआ है। और आप उनका कार्यकाल देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। ये 18 के बाद ही वरिष्ठ हुए ज्योतिरादित्य जी, 18 के बाद ही वरिष्ठ हो पाए। उसके पहले तो आप कहते थे सामंती हैं, उसके पहले कहते थे अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। 3 चुनाव आपने 8 के, 13 के, 18 के ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़े थे, आपको याद होगा। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिससे ये समझ पड़ता है कि राजनेता भी विश्लेषण करते हैं और अनुभव करते हैं। क्योंकि फायदा कहाँ है? सत्ता में जाने से फायदा है क्या? चलिए मैं सिद्दीकी जी के पास आता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सिद्दीकी जी, आपने अभी डॉक्टर वाणी को सुना और अभी आपने अनिल तावड़े जी को सुना। राष्ट्र हित में, देश हित में यदि जो संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जो इतनी संपत्ति है कि यदि उन संपत्तियों से अस्पताल खुल जाएं, स्कूल खुल जाएं, पसमानदा जो सबसे अधिक आबादी है पूरे देश में हमारे मुस्लिम भाइयों की, उनको इसका लाभ मिल जाए, तो इसमें क्या समस्या है? देश की आजादी के बाद, देश की आजादी से लगा के और देश अभी तक मुस्लिम समाज का जो योगदान इस देश में रहा है, ये सभी को पता है। और चाहे आप बात कर रहे हैं अस्पताल की, आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, आप बात कर रहे हैं रोजगार की, आप ये बात आज कर रहे हैं, ये बात तो आपको 2014 में जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे, जब इनने देश में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, जब इनने शपथ ली थी कि मैं सबका साथ और सबका विकास लेके चलूंगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। मैं बात फिर आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने एक हमारी बीजेपी की प्रवक्ता जी को सुना और मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। आपने जो डिबेट यहाँ पर रखा है, वक्फ बिल के ऊपर डिबेट रखा है आपने मुस्लिम समाज के जो संपत्ति है उसके ऊपर आपने गौर करने के लिए आपने यहाँ पे डिबेट रखी है, ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया
झांसी के जो उनके गद्दार हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप बीजेपी उनकी बात कर रही है जो जिन्होंने देश की गद्दारी के लिए अपने देश को पीछे कर दिया। आज हम बात हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड संपत्ति की बात कर रहे हैं। आपको मुस्लिम वक्फ बोर्ड संपत्ति जो होती है उसमें आपको अगर कोई संशोधन आपको कुछ करना है तो आप रिटायर्ड हमारे मुस्लिम समाज के जज हैं, हमारे वकील हैं, हमारे बुद्धिजीवी कई ऐसे लोग हैं देश के अंदर, उस कमेटी में आप उनको लेके आइए, आप उनको रखिए। आप वक्फ बोर्ड में हिंदू गैर हिंदू का उसमें उस कमेटी में क्या काम है? आज ये बताइए, उज्जैन महाकाल की नगरी है, वहां पे कोई मुस्लिम समाज का कोई वहां पर कोई सदस्य है क्या? बालाजी आप जाइए, वहां पे कोई मुस्लिम समाज का कोई सदस्य है क्या? संस्थाएं चाहे वो सरदार समाज से हो, चाहे वो कोई भी समाज से हो, अन्य समाज का दूसरे समाज के लेकिन एक बात बताइए सिद्दीकी जी एक बात बताइए, क्या जो आप प्रधानमंत्री आवास बंटते हैं उसमें क्या ये देखा जाता है कि ये मुसलमान है ये हिंदू है? क्या आपको जो 1250 रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है या 6000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है या सरकार की जो भी योजना अस्पताल में देखा जाता है क्या कि हिंदू मुस्लिम है? देश की हर योजना पर देश के हर व्यक्ति का हक है और वो उसको मिलना चाहिए, यह सुनिश्चित होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं और ये बात तो चली आ रही है। आज जो देश के अंदर वक्फ की संपत्ति है उस पे मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज से ज्यादा अन्य समाज के लोग उन संपत्तियों पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। चाहे आप भोपाल से लगा के आप पूरे देश में जाके इसका सर्वे कर लीजिए, चाहे वो कहीं भी कोई संपत्ति हो वक्फ बोर्ड की, वहां पे गैर मुस्लिम उस संपत्ति पे आज भी वहां पर निवास कर रहे हैं, आज भी अपना धंधा कर रहे हैं और आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे वक्फ बोर्ड उनसे नॉमिनेट जो कम दर होती है उस दर पे आज उसकी रकम वसूली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर अस्पताल और इस शिक्षा के मंदिर बन जाएंगे, अगर स्कूल खुल जाएंगे तो उससे फायदा तो गरीब मुस्लिम भाइयों का ही होगा, उनके बच्चे पढ़ सकेंगे, इलाज करा सकेंगे। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास आता हूं, समय की कमी है, सबके पास 1-1 मिनट का टाइम है। क्या अमित जी आपको लगता है कि एक सकारात्मक देश में रचनात्मक बहस, हमारे मित्र सिद्दीकी जी ने जो बात कही है कि हम उसी विषय पर रहें, क्या आपको लगता है कि इसमें राष्ट्र इसी में है कि संपत्ति को हमारे देश के मुस्लिम भाइयों के ऊपर खर्च किया जाए और उन्हीं को जो इसकी आमदनी है वो पूरे में वितरित की जाए? सुना तो लिंक कर दिया मैंने इसका, मतलब 72 आवर्स तक का है। टीआरसी में लिंक है, नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर वाणी जी आपने सुना अभी आप जो सिद्दीकी जी ने कहा है उसी पर आपको चूंकि समय की कमी है प्लीज बताइए। जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे हिंदू मंदिर हैं जहां पर जो समितियां हैं उसमें गैर हिंदू हैं। आपको भी शायद थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और उस पर संशोधन अब जाके हो रहा है। खैर, आज जिस मूल विषय पे हम बात कर रहे हैं तो मैं इतना बता दूं कि कुछ राजनीतिक दल चिंतित हैं कि उनका साम्राज्य लूटा जा रहा है, उनकी जो वोट बैंक है उसमें कमी आ जाएगी और वो हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, फिसलता जा रहा है और इसीलिए इनको ढाल बनाकर, इन मुद्दों को ढाल बनाकर भ्रम और झूठ परोसकर ये अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रबल करना चाहते। परंतु मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता बहुत समझदार है, समझदार होने के साथ साथ जिम्मेदार भी है। तो ऐसे राजनीतिक दलों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देगी। जी, देश एक नई गति पर है, एक नई ऊंचाइयों को छूने की स्थिति में है और इसमें यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये जिस तरीके से माहौल बनता है, जिस तरीके से बात की जाती है, मुझे लगता है कि जैसा सिद्दीकी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए और अगर ये प्राथमिकता है तो मुझे लगता है कि हमें सारे मुस्लिम भाइयों को भी इस मुद्दे पर साथ में आके प्रधानमंत्री जी हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, सरकार की योजनाओं का बराबरी से उसका सदुपयोग करना चाहिए। हम उद्देश्य हमारा चर्चा करने का बिल पर सियासत, काली पट्टी में इबादत सिर्फ इसलिए था कि क्या
इस पर कहीं कोई शको शुबहा है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता तकनीकी कारण से आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन समय की कमी है, इसलिए हमारे साथ मुजाहिद सिद्दीकी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित तावड़े जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।